वादी कश्मीर में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद अब असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस वक्त मैं पीरवा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूं और यहाँ पर हम आज जानेंगे लोगों से कि इस इलेक्शन के हवाले से कि किस तरह का रिएक्शन रहेगा लोगों का, किस चीज के लिए आज का वोट जाएगा और लोगों को क्या उम्मीद है आज के इस इलेक्शन से। पब्लिक फर्स्ट न्यूज इस वक्त जिला बड़गाम के पीरवा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है। फिलहाल हम यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, हम ग्राउंड जीरो पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आखिर चाहते क्या है। पिछले 70 सालों से कहीं ना कहीं वादिया कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि 70 सालों में वादिया कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुई, बेरोजगारी जो है वो खत्म नहीं हुई। तो आज 2014 के बाद 2024 में असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से हम यहाँ पर पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 2024 का असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस हवाले से किन चीजों पर, किन मुद्दों पे ये वोट देंगे और खासकर किस तरह का कैंडिडेट ये चाहते हैं। जनाब आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम हिदायत फैजान जी, हमें बताइए कि जिस तरह से आज इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 2024 असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो किस तरह का कैंडिडेट और क्या लगता है आपको कि 2024 में जिस तरह से डेवलपमेंट की हम बात करेंगे या हम उस चीज की बात करेंगे बेरोजगारी, तो क्या लगता है इस हवाले से आपको कि इस असम्बली इंतखाबात में वो कामयाब होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा? शुक्रिया जनाब आपका। देखो, जो अभी 10 साल के बाद अभी असम्बली का चुनाव होने जा रही है, इसमें हम ये उम्मीद जागी कि अभी कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी। जो अभी नए फैसले जो अभी असम्बली में आए हैं, उनसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में जो कॉन्स्टिट्यूंसी पीरवा का जो पिछले 70 सालों से में एक मुसीबत में चल रहे थे, उस मुसीबत से हम बाहर निकलेंगे। अभी क्योंकि अभी जो नए फैसले अभी आए हैं इलेक्शन में, तो इसकी से उम्मीद कर रहे हैं कि रोजगार बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, बाकी जो हमारी मसाले हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, उम्मीद कर रहे हैं। पिछले सरकारों की बात करेंगे, लोग ये कह रहे हैं कि किसी ने आर्टिकल तोड़ा तो किसी ने यहाँ पे अपसपा लाया, तो आपको लग रहा है कि यहाँ अगर बीरवा की बात करेंगे, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला भी रहा है एमएलए, डॉक्टर मोहम्मद शफी रहा एमएलए, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे एमएलए रहे, तो आपको लगता है कि वादिया कश्मीर के उन नौजवानों की बात की जाएगी इस इलेक्शन के बाद जब यहाँ पे सरकार बनेगी कि जो नौजवान यहाँ पे बेरोजगारी में मुब्तला है, कई एक ऐसे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, सुसाइड किया, आखिर वजूहात यही बताया जा रहा है कि डिप्रेशन है, और अगर हम ड्रग्स की बात करेंगे तो किस तरह कंट्रोल हो जाएंगे ये चीजें? देखो, आपने जो अच्छा क्वेश्चन पूछा, पिछले मैं आपको पहले ही बता रहे, जो पिछले दहाइयों से हमारे नौजवान को घसीटा गया अफसा के अंदर, बाकी चीजों के अंदर। अभी उम्मीद है कि अभी जो आने वाले जो भी इंतखाब की जो बिगुल बज गई है 10 साल के बाद, अभी जो नए फैसले इसमें आए हैं, नए चेहरे इसमें आए हैं, उन पे उम्मीद हम करते हैं जो पिछले दहाइयों से हमारे जो मंत्रियों ने किया, जो एमएलए ने किया, अब वो ये नहीं करेंगे। अभी हम एक अच्छी गाइडलाइन मिलेंगे, अच्छा इंतजाम हो जाएंगे, अभी जो डेवलपमेंट हो जाएंगे। फिर रहे ड्रग्स की बात, ड्रग्स एक ऐसी महामारी है, ऐसे एक नासूर है, ये इसमें खत्म करने के लिए हम सबों की ये जिम्मेदारी है। ये खाली पॉलिटिशियन का जिम्मेदारी नहीं है, हम नौजवानों की भी जिम्मेदारी है। इससे हम दूर रहे ताकि हम कुरान को आम करें, हम इस्लामी तालीम को काम करें, हम हिदायत मुस्तकीम चले ताकि ये ड्रग्स दूर हो जाएंगे। ये ड्रग्स कहाँ से आता अभी तक ये पता नहीं चला। हम तो कहीं आपके माध्यम से आप कहीं चंदों के माध्यम से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स आते कहाँ से। ये तो यही है ना, मतलब इसमें सोचने की बात वाली है। ये ड्रग्स तो कश्मीर में बनता ही नहीं है, आता कहाँ से ये? तो इसके लिए हम रोकथाम के लिए जो भी नए चेहरे आए, नई जो यूथ अभी पॉलिटिशियन में आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं उनसे हमें कि ये चीजें दूर हो जाए, ये नस्ल ये जो महामारी है इससे दूर किया जाएंगे, उम्मीद करते हैं। बीरवा असम्बली सेगमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे नए चेहरे नजर आए, चाहे हम अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, या हम आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, तो जिस तरह से यहाँ पे नए चेहरे देखने को मिले, यहाँ पर अफवाह ये भी थी कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर है, यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं, उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन लड़ेंगे। बिलाखिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर डॉक्टर शफी को मैंडेट दिया गया है, तो किस तरह का कैंडिडेट आपको चाहिए जो यहाँ पर डेवलपमेंट करेगा, बिलाखिर वो हमें बताइए। देखिए, आप जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको तरह से लगा उसने उस खानदान से धोखा किया जिस खानदान ने अपने बच्चों को कब्रिस्तान में दफनाया बिकॉज ऑफ द नेशनल, उसने अपने भाई को दफनाया बिकॉज ऑफ द नेशनल, उसके घर में यतीम बच्चे हैं बिकॉज ऑफ द नेशनल। आप अभी उसके घर में जो यतीम बच्चे पाल रहे हैं नेशनल काउंसिल में, उस खानदान पे उसने भरोसा किया। हम कैसे उस पर भरोसा करेंगे? हम तो भरोसा नहीं कर सकते इस पर, क्योंकि उसने उस खानदान को धोखा दिया। जिस खानदान ने उसने अपने जू जान माल सब कुछ पेश किया, उसके साथ धोखा किया, हम के साथ क्या करेंगे? और रहे बाकी पार्टी के बाद, अभी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो अभी नए मार्केट में आए, जो पॉलिटिक्स में आए, उनसे ये उम्मीद करते हैं
हम की जो यहाँ पे ब्यूरो कॉन्फ्रेंस में जो मसले मसाइल है उन पे वो रोकथाम करें, उन पे डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे, ये उम्मीद रखते हैं हम, बस उम्मीद है हमारी। किन किन मुद्दों पे आपका वोट आ जाएगा? बस यही हमारी आज देखो, आज के जो हमारी वोट का मकसद है, देखो अभी ये पिछले दहाई सब बिजली और पानी पे वोट दे रहे हैं, वो तो खत्म हुआ है कहानी। अभी जो यहाँ मेन जो मकसद है, हमारे जो यूथ बेरोजगार है, हमारे यूथ में जो मतलब जो चाहे कि हमारी एजुकेशन हम होना चाहे, ये देखो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे पहुंच गई, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है, हम उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा है कि हमारे जो बच्चों की जो फ्यूचर है वो सेव करने की जरूरत है, हमारे बच्चों की जो कैरियर है वो सेव करने की जरूरत है। उस पर हम उम्मीद करते हैं कि जो नए अभी जो मार्केट में अभी असेंबली में आ रहे हैं मतलब पार्टिसिपेट करने, वो उनकी वजह से वो चीजें दूर हो जाएंगे, यहाँ पे बच्चों की फ्यूचर सेव किया जाएंगे। जो हमारे नेशन का फ्यूचर अभी जो पढ़े रहे बच्चे उनका ये जो आने वाला वक्त है वो सेव किया जाएगा। तो जनाब हमें बताइए कि आज का वोट किस तरह से आप देखते हैं इस इलेक्शन को, और किन मुद्दों पे वोट दिया जाएगा आपका? तो सबसे पहले मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस होती है, बस एक इससे पब्लिक ओपिनियन सामने आती है और ये समझ आता है कि लोग अभी जो है ओपनली जो इलेक्शन आने वाले हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने भी इससे पहले भी एक प्रोसेस की थी कि मैं भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ जाऊंगा, लेकिन जब हम सिनेरियो देखते हैं तो सिनेरियो दिन ब दिन चेंज होते हैं। नवडेज अगर हम आज की पॉलिटिक्स की बात करें और प्रीवियस पॉलिटिक्स की बात करें, अभी बहुत सारा इसमें डिफरेंस है। पहले की पॉलिटिक्स लिमिटेड पॉलिटिक्स होती है, लेकिन आज की जो पॉलिटिक्स है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर हम चलिए हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट आए दिन अगर हम देखें कुछ हद तक होती रहती है और उसमें कंसर्न डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो डेवलपमेंट रिलेटेड काम करती रहती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर देखें डेवलपमेंट की बात है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर सेटल, जो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो अभी जो इलेक्शन कैंपेन रहेगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कुछ डिफरेंट लेके आ जाएगी, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टिल वो पुरानी जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो उसी ट्रेडिशनल सिस्टम में है। अभी हमारे पास लोग आते हैं कि हम आपको पानी देंगे, रोड देंगे, सड़कें देंगे, लेकिन इससे जो ओवरऑल अगर हम देखें कि डेवलपमेंट वो नहीं हो पाएगी। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर मैंडेट फ्रॉम द पीपल्स कि लोगों को अभी दूसरी चीजों की जरूरत है। पर्टिकुलर अगर हम देखें कि अभी मेंटल स्ट्रेस है लोगों में, 2019 से बाद अगर हम देखें कुछ चीजें चेंज हो गई है, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे कि यूथ को अभी डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए थी कि उस रिलेटेड जो है पॉलिटिकल पार्टी के सामने आना चाहिए था। लेकिन अगर हम देखें पॉलिटिकल पार्टी स्टिल अभी जो है आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मैंडेट पे रिलेटेड इश्यूज हैं, पार्टीज पे रिलेटेड इश्यूज है। लेकिन अगर हम देखें कि यूथ जो है इट विल बी द फ्यूचर ऑफ एवरी डेवलपमेंट कंट्री हो या डेवलपमेंट रीजन हो, लेकिन उसके लिए यूथ में काम रोल होता है। लेकिन यूथ के लिए अगर हम देखें कि उनको स्टिल भी मेंटल स्ट्रेस में है, उसको अभी ये समझ में नहीं आता हम किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, हम किस पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करें, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज ही नहीं है। देखिए रोड में बनाना होता है, रोड में सबसे पहले अगर हम देखें अभी यूथ को टारगेट करना है, यूथ से मिलकर बात करनी थी कि उनको क्या चाहिए। पर्टिकुलर ब्यूरो एरिया की बात करें, यहाँ पे ऐसा क्या है जो हमको पॉलिटिकल पार्टी देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हर एक चाहता है कि अभी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ जाए, या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा कि हमने क्या करना है, हम यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे ताकि जितने हमारे पढ़े लिखे यूथ है या जिनमें कैपेसिटी है कल कैपिटली इन्वेस्टमेंट करने की, छोटे मोटे अपने बिजनेस बनाने की, लेकिन ऐसा किसी एक इंसान ने नहीं कहा, ऐसी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा, एक पॉलिटिकल लीडर ने नहीं कहा यूथ के लिए ऐसा एक सेटअप बनाया कि जहाँ ये कहने का मतलब है जिस तरह से मैनिफेस्टो बनाए जाते थे इस साल भी वही मैनिफेस्टो बना है? बिल्कुल सेम मैनिफेस्टो वही है। मैनिफेस्टो बनने के लिए अलग चीज है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की अलग चीज है। लेकिन यार अगर हम इस सोसाइटी की बात करें, हम बिजली बिल अगर हम देखें देर अबाउट 1300 to 1800 2000 भी है, हम दे रहे हैं और महंगाई बहुत हुई है हर एक चीज में, लेकिन वो तो हम देखते हैं रोड टैक्स दे रहे हैं लोग, और अगर हम देखें कि पानी रिलेटेड फीस वो भी लोग पे कर रहे हैं, और वो समहाउ अगर प्रॉब्लम है, हम भी कहते हैं कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है इन चीजों में। लेकिन इन जैसी चीजों के लिए हमने अगर सेटल वोट देना है तो पिछले कितने सालों से अगर हम पानी रोड ही करेंगे तो इससे बाहर भी आना है ना, इससे बाहर भी बहुत सारी चीजें। देखिए अगर हम अभी देखें कि डिजिटल इंडिया की बात करें, सिविल इंडिया हो रहा है, क्या यहाँ पे ऐसा है मैनिफेस्टो में ये होना चाहिए था कि हम ऐसा एक ITI कॉलेज बनाएंगे जहाँ पे यूथ जाके कल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बने। ऐसा तो कोई बात कर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलेज है हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, लेकिन इसके बावजूद कितने बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे कल यूथ जाके
वो वहाँ पे डिग्री हासिल करें, कुछ सेलेक्ट एम्प्लॉय बने, कुछ सिक्योर्ड बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा एक झटका लगा है इस साल बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में। गुलाम अहमद खान ने पीडीपी में शमूलियत की। यहाँ पर अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की बात करेंगे, या हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, हम पीडीपी की बात करेंगे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, या यहाँ पर एक ऐसा कैंडिडेट है अभी तक वो इंडिपेंडेंट है, नजीर अहमद खान। तो किस तरह का कैंडिडेट आपको चाहिए? आपको लगता है कि वो कैंडिडेट आपके जो ये दावे है, ये जो मुद्दे है, पूरा कर सकता है? देखिए, पार्टी बेसिस वोट जो है ना, वो हमने बहुत दिया अभी तक, और कैंडिडेट बेसिस वोट भी गया है, बिकॉज कैंडिडेट है देयर ओन क्रेडिबिलिटी एंड पार्टी इज देयर ओन। पार्टी बेसिस पे भी वोट जाते हैं और कैंडिडेट बेसिस पे भी वोट जाते हैं, लेकिन हमने ऐसा देखना है, मैंने रिसेंटली इंटरव्यू में कहा कि बीरवा में अगर हम बात करें, वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स, वी हैव बेस्ट इंजीनियर्स, वी हैव एवरीथिंग, लेकिन अगर हम देखें वी डिडंट हैव अ बेस्ट, यू नो, इसको हम कहते हैं डायनेमिक लीडर। डायनेमिक लीडर नहीं है हमारे पास यहाँ पे। चाहे जितने कि आप जिन लोगों की आपने बात की, चाहे एनसी की बात की, पीडीपी की बात की, तो उनका अभी जो रिवायती जो उनकी सियासत है वही है। अगर एक नया चीज हमको चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमने अपने माइंड सेट को इस तरीके से चेंज करना है कि वी नीड अ डायनेमिक लीडर, जिसमें हर एक चीज की क्वालिटी हो, जो अपने काम रिलेटेड पैशनेबल हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, और जिसको लोग कहे कि नहीं कि ये हमारा कैंडिडेट है। अभी हम मैंने आपको पहले अभी हम डिसाइड ही नहीं कर रहे हम किसको वोट करें। आखिर यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से हमने पिछली सरकारों की बात की, आज हम डायनेमिक लीडर, यानी कि वो लीडर चाहते हैं जो यहाँ पर डेवलपमेंट के साथ साथ बेरोजगारी की बात करेंगे। नौजवानों का जो एक बड़ा मसला है बेरोजगारी, और उस हवाले से बात होगी। खाली जो है डेवलपमेंट की बात नहीं होगी। डेवलपमेंट जो सरकार यहाँ पे आती है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो नजर आती है, मगर नौजवानों का जो वो मसला, जो बेरोजगारी का वादी कश्मीर में रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, तो उस पे भी यहाँ पे बात होनी चाहिए। इस तरह का यहाँ पे एक ऐसा लीडर होना चाहिए। जनाब, आप पहले अपना नाम बताइए, और जिस तरह से इलेक्शन की बात करेंगे, 14 के बाद असेंबली इंतखाबात 24 में होने जा रहे हैं। 10 साल एक बड़ी गैप रही इस इलेक्शन में, तो क्या लगता है 2024 के इलेक्शन से आपको किन किन चीजों पे वोट देना है, और क्या क्या चाहते हैं आप इस इलेक्शन के बाद, किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये फैसला लिया है, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने 10 साल के बाद ये फैसला लिया है कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस होने का। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इससे क्या है कि जो लोग हैं इनको एक मौका मिलेगा कि एक अच्छा एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। और अगर हम पर्टिकुलरली हमारी इस बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, ये जो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये हर एक लेवल से इस को नजरअंदाज किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के लिहाज से बात करेंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, बाकी और मतलब चीजों के रिगार्डिंग बात करेंगे, ये जो बीरवा है इसको हर एक लेवल से नजरअंदाज किया गया है। और जो इस मतलब इलेक्शन में आने चाहते हैं, हमें चाहिए कि हमें एक यंग को सपोर्ट करना चाहिए, यंग हमें यूथ को मौका देना चाहिए। ये जो वोट है ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमें चाहिए कि हमें इसमें पार्टिसिपेशन लेनी चाहिए, हमें वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये वोट फिर हमारी ताकत बन जाती है। और हमारे यूथ को चाहिए कि वो एक ऐसे लीडर को चुनिए जो हमारे रोजगार के लिए ये जो वसाइल वो फराहम कर सके, जो हमारी बात को कल को जाके हमारी असेंबली में वो कर सके, या हमारी बात सेंटर से कर सके, और बीरवा की डेवलपमेंट के लिए जो काम करे, और हमें उसी को सपोर्ट करना चाहिए और उसी को मौका देना चाहिए आगे आने का। 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं वादी कश्मीर में। यहाँ पर मंशियात की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से मंशियात यहाँ पे फैल चुका है, या हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम महंगाई की बात करेंगे। महंगाई एक ऐसी चीज यहाँ पे बन चुकी है, एक ऐसी वबा बन चुकी है जो एक गरीब की कमर तोड़ के रखी है महंगाई ने। तो क्या लगता है आपको आज के इलेक्शन के बाद महंगाई यहाँ पे कम होगी? देखिए, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे जो होंगे उनको जाके वो कल को बात करनी होगी। और जो जहां तक आपका सवाल जो ड्रग्स का है, हमारे जो कश्मीर वैली है, कश्मीर में 6 लाख से ज्यादा लोग अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, वही लोग कल को जाके डिप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो सारा मसला, ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेन इशू है, उस वजह से हमारे जो यूथ है, हमारे वो नौजवान जो एक फ्यूचर होता है, जो हमारे मुल्क के फ्यूचर है, वो परेशान है। तो आगे कौन कैसे तरक्की कर सकता है? और जो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव जो आएंगे इंशाल्लाह, उनको चाहिए कि वो यहाँ पर आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग बात करे, वो एग्रीकल्चर के हवाले से बात करे, वो टूरिज्म के हवाले से बात करे, और वो स्पोर्ट्स के हवाले से बात करे, वो मतलब जो हमारा हॉस्पिटल है, इनको अपग्रेडेशन के हवाले से वो काम करना चाहिए, तब जाके चीजें आसान हो सकती है। बीरवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बात करेंगे, यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोट है, या 1 लाख के करीब वोट है। पूरा फिगर जो है हमारे पास नहीं है, मगर
1 लाख के करीब हम वोट रखेंगे यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको आज के इलेक्शन में किस तरह का कैंडिडेट और किन किन मुद्दों पे वोट दोगे, और वो मुद्दे जो है वो पूरे होंगे उस कैंडिडेट को चुन के? सबसे पहले जो बीरवा की आवाम है, बीरवा की गयोर आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों को हमने मौका दिया है आज तक, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब हमें एक नए चेहरे को, अब हमें नए एक लीडर को मौका देना चाहिए, और जो हमारा लीडर हो, जिसका कैरेक्टर नीट एंड क्लीन हो, जो आगे हमारा काम कर सके, और जो एजुकेटेड हो, जो हमारे मसले मसाइल को आगे असेंबली में, आगे सेंटर में हमारी बात कर सके, और जो नौजवानों के हवाले से जो भी प्रॉब्लम है, या यहाँ के यूथ के हवाले से जो भी प्रॉब्लम है, या बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी प्रॉब्लम है, जो डेवलपमेंट के हवाले से काम करेगा, तो हमें उसको मौका देना चाहिए। डेवलपमेंट ही खाली, बेरोजगारी भी एक मसला है, खासकर यहाँ पे महंगाई जो है वो भी एक मसला है वादी कश्मीर में। और खासकर अगर हम बीरवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर लोगों ने कहा जिस तरह से हम लीडर चाहते हैं, अभी तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में उस तरह का लीडर नहीं मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि आज 2024 के इस असेंबली इंतखाबात के बाद एक ऐसा लीडर मिलेगा इनको जो यहाँ पर बेरोजगारी की बात करेंगे, और बेरोजगारी की बात करनी ही नहीं है, उसके साथ साथ बेरोजगारी हटानी भी है। तो फिलहाल एक और नौजवान से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, मैं आपको इस तरीके से बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने 2014 में उमर साहब को यहाँ से जिताया है, और जब उसने यहाँ से इलेक्शन जीत लिया तो तब से अभी तक वो यहाँ नजर नहीं आया। देखिए, डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, ये देख ले, जो हमारा यहाँ पे एक ब्रिज बन गया है, ये 3 सालों से ऐसे ही पड़ा है। 3 सालों में यहाँ पे कोई मिनिस्टर, कोई जो जिन लोगों ने हमारे से वोट ले लिया, वो इस ब्रिज पे कभी नहीं आए हैं, क्योंकि इस ब्रिज का हल कोई निकाले। इन लोगों ने इस ब्रिज का हल भी किसी तरीके से नहीं निकाला। ये मैं नहीं कहता हूँ उमर साहब ने नहीं निकाला, कोई भी पार्टी हो, इन लोगों ने इस ब्रिज का कोई हल निकाला। जो कि हमारा ब्रिज है वो अभी अनसेफ है। जब से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो बीरवा है वजूद में आई है, क्या आपको लगता है कि तब से बीरवा में इस तरह की डेवलपमेंट हुई है जिससे आप मुतफिक हो? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे किसी ने डेवलपमेंट नहीं की है। जब से यहाँ पे 2014 के बाद जो यहाँ की सरकार बनी है, क्योंकि ये आपको पता है मोदी साहब ने बिल्कुल यहाँ पे डेवलपमेंट किया, ये मैं बोलना चाहता हूँ। उसने यहाँ पे डेवलपमेंट की है। ये देखो, जैसे कि ये मैं आपको दिखा, बिजली के तारे नीचे थे, ये देखो आज डिजिटल जैसा इंडिया बन गया है। अभी दिन ब दिन डेवलपमेंट हो रहा है। बट यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ अभी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मिडल मैन बात कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंट हो। मगर ये मैं कहता हूँ, जब से डीडीसी चेयरमैन यहाँ पे बना है नजीर अहमद खान साहब, तब से यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट हुई है, बट पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल थोड़ा बहुत हुआ है डेवलप। जैसे कि यहाँ पे ब्रिजेस हमने किए हैं 2। आपका कहने का मतलब ये है कि जब से गवर्नर रूल्स यहाँ पे चले तब से डेवलपमेंट हुई है, उससे पहले सरकारों में डेवलपमेंट नहीं हुई? नहीं, सरकार में नहीं, ये कट बात हम कहना चाहते हैं। सरकार में यहाँ पे कोई डेवलप नहीं हुआ। ये देखो, एक पैसा का काम नहीं हुआ यहाँ पे। जब से एलजी सरकार की यहाँ पे रंग जबर रह गई, तब से यहाँ पे ठीक ठाक हुआ है। जैसे कि डेवलपमेंट की बात हुई, तब से यहाँ से डेवलपमेंट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आज का मुद्दा वोट किस को देख के आप देंगे, वोट किस लीडर को आप देंगे, और साथ ही साथ किन चीजों पे देंगे? डेवलपमेंट, महंगाई, बेरोजगारी? देखो, आज बीरवा का आवाम बिल्कुल होशियार है। आज हम डेवलपमेंट को वोट देंगे। जैसे कि हर एक बंदा ये चाहता है कि हम डेवलपमेंट को वोट देंगे। जैसे कि हम वोट डालते जा रहे हैं, डालते, मगर बाकी जिन लोगों ने यहाँ से जीत हासिल की, वो यहाँ से गए, वो फिर पीछे मुड़ना। इस साल हम उसको वोट देंगे जो यहाँ की बेरोजगारी खत्म करेंगे, और महंगाई, और यहाँ की डेवलपमेंट। खास करके बीरवा को सब लोगों ने इग्नोर किया है। ये आज वोट है डेवलपमेंट को, आज हम डेवलपमेंट को वोट देंगे। मेरा नाम है तारिक भट्ट। किस चीज को लेकर आप आज वोट दे रहे हैं? 2014 के बाद 24 में इलेक्शन होने वाले असेंबली इंतखाबात, तो किस चीज को देखकर आप वोट देंगे और किस तरह का कैंडिडेट चाहिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया अपनी बात रखने का। हम जो यूथ है, इस बार हमारा वोट होगा प्योरली ऑन डेवलपमेंट के नाम पे हम वोट देंगे। पिछले 2 महीने से हम बीरवा कस्बे में और बीरवा इलाके में एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारा नारा था कि हमारा कैंडिडेट आपका मैंडेट। लेकिन ये हुआ कि जो पार्टीज है, जो हमारी ट्रेडिशनल जो पार्टीज रही है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, इन्होंने दोबारा से जो हमारी यूथ की आवाज है वो दबाने की कोशिश की। इन्होंने मैंडेट जो है वो बेचे। मैंडेट मेरिट के बेसिस पे नहीं दिया गया, मैंडेट यूथ की आवाज को देख के नहीं दिया गया। बस वही खानदानी सियासत यहाँ पे चलाई, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है। बीरवा को जो है खुद कोई एमएलए यहाँ नहीं रहा। खासकर मैं बीरवा की बात करूंगा, बीरवा टाउन का कोई एमएलए नहीं रहा। श्रीनगर से आया एमएलए बना,
बड़गाम से कहीं से आया एमएलए बना, या हम मागाम से आया तो यहाँ पे एमएलए बना। आखिरकार बीरवा का कोई एमएलए क्यों नहीं रहा आज तक? क्यों आपने कभी इस पर सोच विचार किया है? ऐसी बात नहीं है कि बीरवा में टैलेंट नहीं है, बीरवा में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है लोगों में। लेकिन मैंने जैसे उबैद साहब अभी आपको बोला कि बीरवा की आवाज को, बीरवा के नौजवानों की आवाज को हमेशा से जो ट्रेडिशनल सियासतदान है, जैसे पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पेशली, इन्होंने हमेशा से हमें किसी आउटसाइडर कॉन्स्टिट्यूंसी से, आउटसाइडर किसी डिस्ट्रिक्ट से हमें यहाँ पे कैंडिडेट थोपे जाते हैं। तो हमारा कैंडिडेट जो होगा इस बार, जो हमारा कैंडिडेट होगा वो हमारा अपना होगा और तामीर तरक्की के नाम पे हम उसको वोट देंगे। बेरोजगारी एक तरफ से, नौजवानों का जो मुद्दा है ड्रग्स वो एक तरफ से, और महंगाई एक तरफ से, डेवलपमेंट एक तरफ से, किन मुद्दों पे आज का वोट दोगे आप इस असेंबली सेगमेंट बीरवा में? आज हम उसी सियासतदान को, उसी लीडर को वोट देंगे जो तामीर तरक्की की बात करेगा, जो हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के मौकों के बारे में बात करेगा, जो जितनी भी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज जितनी भी है जम्मू कश्मीर की है, उनमें से सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। यहाँ पे रिसेंटली 2014 में उमर अब्दुल्ला जो है, जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसने भी यहाँ से जीता है। हालांकि हम सब जानते हैं उसने वो इलेक्शन बड़ी धांधली करके यहाँ से 2014 में जीता था, लेकिन फिर भी वो हमारे बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी, बीरवा इलाके को तामीर नहीं कर सके। उमर अब्दुल्ला कंप्लीटली फेल टू डेवलप बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे मैंने अभी बोला, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए बीरवा में करीबन 15 बार यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए रहा है। ये अब हमें वही बातें बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम तामीर करेंगे बीरवा को, लेकिन 15 बार बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए रहा, लेकिन आज तक तो ये बेली ब्रिज जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट किया है 90s में, तो जब टर्मोइल के बाद उन्होंने कॉन्स्ट्रक्ट किया था, लेकिन आज तक अब भी हमें ये वही झूठे वादे, झूठे बातें बहला फुसला के हमें बेवकूफ बनाना चाहती है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हालांकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, इनका यही एजेंडा है कि हम, इन्होंने पहले जमाने से ही 1987 में इन्होंने इलेक्शन रिगिंग करके, उस टाइम भी जो लीडरशिप थी, जो लोकल लीडर्स थे, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, उनके यूथ के, उस टाइम के यूथ के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, इलेक्शन में धांधलियां की, फिर अपनी कुर्सी हासिल की। कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। बीरवा में जब बीरवा सब डिवीजन, जो एक तवारीखी सब डिवीजन है, जो वाल्टर लॉरेंस अपनी किताब, अपनी द वैली ऑफ कश्मीर में भी मेंशन करते हैं, 1885 में भी बीरवा एक परगना रहा है। 1965 में इसको एक तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा मिला है। लेकिन जब बीरवा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हकदार था, उस टाइम भी सियासी इस्तेसाल हुआ। वो बड़गाम एक छोटा सा कस्बा था, छोटा सा एक ब्लॉक था, उसको हम बीरवा इलाके के लोगों से नाइंसाफी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बड़गाम को दिया, सियासी अपना वोट, अपने वोट बैंक के लिए। उस टाइम भी हमारे साथ बहुत ही बड़ी सियासी इस्तेसाल हुआ। आखिर में किस तरह का लीडर चाहिए, और लास्ट में ये बताइए कि क्यों आज आप नौजवान डेवलपमेंट को इशू लेकर वोट डालना चाहते हो? देखो, हमारा वोट, मैंने अभी बोला कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, जैसे पीडीपी, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ नहीं किया। पीडीपी का लास्ट टाइम पे 2008 में हमारा डॉक्टर शफी साहब एमएलए रहे, उस टाइम पे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस यहाँ से था, वो टंगमरग ले जाया गया। तो लोग ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारे यहाँ पे जितने भी दफातर थे, बहुत सारे ऑफिस को टंगमरग या दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया गया। तो ये कौन सी लीडरशिप है? हम पीडीपी या एनसी, जितने भी ये ट्रेडिशनल पार्टीज है, स्पेशली पीडीपी और एनसी, इनको हम इस बार रिजेक्ट करेंगे और इनको हम करारा जवाब देंगे। हम असेंबली में एक ऐसे नुमाइंदे को पहुंचाएंगे जो यूथ की बात करे, जो सच में who truly represents the entire बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी। शुक्रिया। बिलाखिर यहाँ पर डेवलपमेंट का एक इशू रहा है। बीरवा के लोगों के कहने के मुताबिक कई एक लोगों ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जानिब से यहाँ पर हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को इग्नोर किया गया है। यहाँ पर उस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली। जिस तरह से हम बाकी अजला की बात करेंगे या हम बाकी उन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे, बीरवा का यूथ, कई यूथ आज पीडीपी
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, क्योंकि लोगों ने कहा यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई। और कई लोग ये भी कहते हैं खाली डेवलपमेंट ही नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पर बेरोजगारी का भी एक बड़ा मसला है। बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी यहाँ पर है। तो बिलाखिर आज हम इस वक्त बीरवा के कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है, जो एक जिला बड़गाम की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। तकरीबन 1 लाख के करीब यहाँ पे वोटर्स है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 25 सितंबर को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे और उसके बाद फैसला होगा कि किस तरह का लीडर इन लोगों को चाहिए। आप देखते रहिए फिलहाल पब्लिक फर्स्ट।